Welcome students. Today the topic of our discussion is law of conservation of momentum. ओके, सो व्हाट इज़ मेंट बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है? फिजिक्स के अंदर हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, जिसके अंदर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास मैस है, चार्ज है और इसी तरह से एनर्जी जो है, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली इनके बारे में हम एक फिजिक्स के अंदर बात करते हैं कि दीज क्वांटिटीज़ आर कंजर्व्ड। दीज क्वांटिटीज़ आर कंजर्व्ड का मतलब क्या होगा कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं ना तो इनको तबाह किया जा सकता है और ख़त्म किया जा सकता है और ना ही इनको बनाया जा सकता है नए सिरे से, सिर्फ इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं दीज क्वांटिटीज़ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो कायनात के अंदर मैस प्रोड्यूस हो चुका उतने का उतना ही मैस जो है वो चलता आ रहा है। इसी तरह से जो चार्ज प्रोड्यूस हो चुका वो उतने का उतना ही चलता आ रहा है। यहाँ पे हमने कंजर्वेशन स्टडी करनी है लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम अलोंग सम लाइन, जो लीनियर मोशन है उसी से लीनियर मोमेंटम आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो आज हमने इसके लिए कुछ मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करना है और साथ में कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स भी कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहले हम दो बॉडीज़ का सिस्टम कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि सिस्टम क्या चीज़ होती है, और फिर उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन को देखेंगे। तो सिस्टम, बच्चों सिस्टम ऐसी हम एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम कहते हैं जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब भी किसी एरिया, किसी वॉल्यूम के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कमरे के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो ये एक पूरा रूम हमारा सिस्टम होगा, जो चीज़ें इसके अंदर हैं। और एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बैरूनी कोई मुदाखलत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर इस कमरे को लॉक कर दिया जाए तो इसके अंदर होने वाली जितनी मोशंस हैं वो सारी आइसोलेट हो जाएंगी बाहर वाले माहौल से। सो बाहर वाला जो माहौल है उसकी कोई मुदाखलत नहीं होगी इसके अंदर, और इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, एक सिलेंडर के अंदर जो गैस बंद है तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह है, बिकॉज उसके बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको कानो कान खबर नहीं है, और उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिलेंडर के अंदर उनकी जितनी भी मोशंस हैं वो चेंज होंगी, एक दूसरे से टकराएंगे, सिलेंडर की वॉल्स के साथ टकराएंगे और सारी जो मोशंस हैं वो उस सिलेंडर के अंदर होंगी। लिहाजा आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो सिलेंडर के अंदर है और बाहर वाले माहौल से वो आइसोलेटेड हुआ है। सो लिहाजा हम यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कुछ डेफिनेशन पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। सो आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम which has no external interaction या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सटर्नली उस सिस्टम को किसी किस्म की इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं मिल रही। ऐसा ही एक हमने सिस्टम कंसिडर किया जिसके अंदर दो मैसेज हैं। एक मैस जो है उसको हम m1 के साथ डिनोट करते हैं, दूसरे मैस को m2 के साथ डिनोट करते हैं। इसी तरह वेलोसिटीज जो हैं वो v1 और v2 हैं। आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे कि मैसेज जो हैं वो चेंज नहीं हुए जब वो आपस में टकराएंगे, और वेलोसिटीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। सो हम देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है या कि नहीं रहता। सो हम चेंज इन वेलोसिटीज को प्राइम के साथ डिनोट करेंगे, v1 प्राइम और v2 प्राइम के साथ। सो कंसीडर अ सिस्टम, कंसीडर एन आइसोलेटेड system of two bodies,
और इन बॉडीज़ के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ जो हैं वो निकालेंगे। इनिशियली जो मास है वो m1 है और m2 है। इसी तरह से जो वेलोसिटी है वो है v1 और v2। और अगर हम मोमेंटम को कंसिडर करते हैं तो मोमेंटम जो है वो इनिशियली क्या होगा, m1 v1 और m2 v2। इसी तरह से अगर हम देखते हैं फाइनल, तो फाइनल में जो मास है वो तो चेंज नहीं होगा, m1 m2 ही रहेगा और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, तो v1 प्राइम और v2 प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से जो मोमेंटम होगा वो भी चेंज हो जाएगा, m1 v1 प्राइम और m2 v2 प्राइम। सो अभी हमने फाइनल और इनिशियल मोमेंटम्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं इन टर्म्स ऑफ m1 v1 m2 v2। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो किस तरह से हमें बताता है कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। चेंज इन मोमेंटम जीरो होता है ऑलवेज, सम ऑफ ऑल मोमेंटा इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हम फाइनल और इनिशियल मोमेंटम के लिए एक एक इक्वेशन लिखेंगे बाय relation between force and मोमेंटम। तो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है उससे हम क्या चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, F क्रॉस टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो फर्स्ट मास है उसके अंदर जो चेंज आ रही है उसको, उसके अंदर जो फोर्स लग रही है उसको हम प्राइम के साथ शो करेंगे, और इसी तरह से सेकंड मास के लिए हम उसको प्राइम लेस शो करेंगे। तो फर्स्ट मास के लिए क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट मास या फर्स्ट बॉडी के लिए। तो फर्स्ट बॉडी के लिए जो मोमेंटम चेंज होगा वो कुछ इस तरह से होगा, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हमें पता है pf माइनस pi है इसके बराबर, और pf जो है वो m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 के बराबर है। तो सो f क्रॉस t जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम इसके लिए भी फॉर सेकंड मास m2 f क्रॉस t फाइंड करेंगे। इसके लिए जो फोर्स अब हमने कंसिडर किया उसके ऊपर हमने प्राइम नहीं लगाया, चूंकि इन दोनों फोर्सेस को अलग-अलग अभी हमने देखना है। तो f क्रॉस t विल बिकम इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड मास के लिए इनिशियल मोमेंटम कुछ इस तरह से है और फाइनल मोमेंटम जो है वो ये है। सो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, pf माइनस pi, और pf की जगह के ऊपर हम m2 v2 पुट करेंगे और v2 के साथ प्राइम आएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम इनिशियल मोमेंटम m2 v2 प्राइम के बगैर पुट करेंगे। सो f क्रॉस t दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास आ गई है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब अगर हम इन इक्वेशंस का मुताला करें तो ये दोनों बॉडीज़ जो हैं ये आपस में टकराई हैं, सो लिहाजा इन दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाई हैं। अगर ये दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक पॉइंट पे आकर टकराती हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो इनके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी इसकी वजह से इस पे और इसकी वजह से इस पे, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगी। लिहाजा यहाँ पे f और f प्राइम जो है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड अप करेंगे, तो एडिंग 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो f t इस साइड से और इस साइड से ऐड अप हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा f क्रॉस t प्लस f क्रॉस t, एक प्राइम के साथ है एक विदाउट प्राइम है, और इट विल बिकम इक्वल टू, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे आ जाएगी m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, और इसको हम ऐड अप कर देंगे m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 के साथ। ओके जी, सो यहाँ पे हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो f प्राइम प्लस f विल बिकम इनटू t विल बिकम इक्वल टू m1 v1। हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये फाइनल मोमेंटम
प्लस m2v2 प्राइम, ये वाला इधर उठा के लिख लिया और माइनस के साथ m1v1 और माइनस m2v2 कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम इन इक्वेशंस में से अब जो फोर्सेस हमारे पास दो फोर्सेस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इन दोनों फोर्सेस के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे और वो ट्रिक क्या है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक इन दोनों फोर्सेस को मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो बेसिकली हमें क्या बताता है कि दो बॉडीज़ अगर टकरा रही हैं आपस में तो उन दो बॉडीज़ का टकराव इक्वल और अपोजिट होगा, यानी उन दो बॉडीज़ की जो फोर्सेस होंगी जो एक दूसरे के ऊपर वो एक्ट करेंगी वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगी। लिहाजा बाय अगर हम इसको दो बॉडीज इस तरह से कंसिडर करते हैं, ये एक दूसरे के साथ टकराती हैं, टकराने के बाद इन दोनों की जो फोर्सेस हैं टकराते वक्त वो इक्वल और अपोजिट होंगी। ठीक है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो बराबर होगी इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगने वाली है। लिहाजा एफ विल बी इक्वल टू एफ प्राइम। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ F इज इक्वल टू एफ प्राइम। तो इसको हम यूज़ करते हैं किस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग F इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक माइनस आएगा क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो F इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करेंगे तो इस साइड पे f की जगह पे हमने माइनस एफ प्राइम पुट करना है, तो f प्राइम माइनस एफ प्राइम इन टू t विल बिकम इक्वल टू m1v1 प्राइम और प्लस m2v2 प्राइम, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से m1v1 प्लस m2v2 इसके बराबर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं हमें नज़र आ रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये इक्वेशन जो है इक्वल टू आ जाएगी 0 के। 0 विल बिकम इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्राइम, और इसी तरह से ये माइनस साइन m1v1 प्लस m2v2। अब इनको अगर सॉल्ट आउट करें तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, विच मीन्स कि जो चेंज होगी वो ज़ीरो होगी। अगर चेंज ज़ीरो होती है तो मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि चेंज इन द मोमेंटम फ्रॉम above equation we conclude that the change in momentum is equal to 0। यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। आप देखें कि जब भी चेंज ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है बिफोर और आफ्टर कोई भी इंसिडेंट जो था वो चीज़ सेम है। इट मीन्स कि मोमेंटम जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ना चेंज आने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो थी वो उनका मजमुआ एक दूसरे के बराबर है, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इस को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसी इक्वेशन को, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है उसमें डिफ़ाइन कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक को उठा के इस साइड पे लेके आते हैं, जो साइन माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो m2v2 और ये ब्रैकेट इसी तरह से, और दूसरी तरफ m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो अब ये मोमेंटम अगर आप देखें जो शुरू में हमने टेबल बनाया था तो उसके मुताबिक m1v1 वाज द इनिशियल मोमेंटम, m2v2 वाज आल्सो द इनिशियल मोमेंटम। तो इस तरफ हम देख सकते हैं कि ये मजमुआ है इनिशियल मोमेंटा का, और इस तरफ अगर हम देखें तो दीज आर बोथ फाइनल मोमेंटम्स, तो ये दोनों फाइनल मोमेंटम का मजमुआ है। इट मीन्स
इनिशियल सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटा। यहाँ पे मैंने मोमेंटा क्यों लिखा है, क्योंकि मोमेंटम एक सिंगल क्वांटिटी है, तो एक से ज़्यादा मोमेंटम जब होंगे तो उसको हम मोमेंटा लिखेंगे। यहाँ से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको भी हम डिफाइन करते हैं कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी इक्वेशन के मुताबिक इस इक्वेशन के मुताबिक किस तरह से डिफाइन होगा। एक कंडीशन जो हमने शुरू में शामिल की थी वो आइसोलेटेड सिस्टम की थी, तो अभी भी हम उसको शामिल रखते हैं। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। So this is the statement of law of conservation of linear momentum. Linear momentum of an isolated system always remains कांस्टेंट। आज के इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या सीखा कि मोमेंटम जो है, सबसे पहले हमने सीखा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम है जिसको बैरूनी मदाखलत जो है वो किसी किस्म की उसके अंदर शामिल नहीं है। और उसके लिए एग्जांपल हमने कंसिडर की, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बाहर की दुनिया के साथ कोई मदाखलत नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। हमने देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमने दो बॉडीज़ कंसिडर की, M1 और M2, और उन दो बॉडीज़ का हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम एक टकराव के बाद कंसिडर, पहले और बाद में कंसिडर किया। इनिशियल मोमेंटम जो था वो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम जब चेंज होता है तो उसके दौरान में एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाती हैं। उन दो फोर्सेस को हमने कैलकुलेट किया F और F प्राइम के साथ। F और F प्राइम जो है वो लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक, थर्ड लॉ के मुताबिक दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। वहाँ से हमने उन दोनों इक्वेशंस को एडअप करके जब F इज इक्वल टू माइनस F प्राइम पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसकी एक साइड जो थी वो ज़ीरो हो गई और दूसरी साइड पे हमारे पास चेंज इन मोमेंटा आ गया। और उस चेंज इन मोमेंटा को यहाँ पे हमने किस तरह से इंटरप्रेट किया है, एक हमने यहाँ से डेफिनेशन लिखी कि चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू ज़ीरो। सो चेंज इन मोमेंटम जो है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होने का मतलब ये है कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, और अगर चेंज नहीं हो रहा तो इट मीन्स हम उसको कांस्टेंट मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं। उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज किया, एक तरह के मोमेंटम्स इनिशियल को एक साइड पे ले लिया, दूसरी साइड पे फाइनल मोमेंटम्स हैं और इनको हमने लिख लिया सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटा, विच मींस कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसको हमने स्टेट कर लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या बताता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। थैंक यू।